रिकवरी की बात करते हैं तो हम अभी एयर कंप्रेस मतलब है, जैसे हमारा इंजन से हम हीट रिकवर कर सकते हैं, एयर कंप्रेसर से कर सकते हैं, बॉयलर से कर सकते हैं, मगर जो भी कंपोनेंट जहाँ पर फ्यूल बर्न होता है, जहाँ पावर बिजली यूटिलाइज होती है, तो वहाँ हम हीट रिकवर कर सकते हैं। तो आज हम एयर कंप्रेसर के बारे में देखेंगे कि हम हीट किस तरह करके एयर कंप्रेसर से कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे कि ये है कि अपनी एनर्जी कोई भी सिस्टम है, अब जब हम उसको किसी भी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लीक डिटेक्शन की बात कर रहे थे, उसकी मेंटेनेंस के बारे में बात हो रही थी। इसी तरह ही ये भी एक चीज़ है कि हम किस तरह करके अगर हीट रिकवर कर लें तो ये भी एक उसी जमने कि हम अपनी जो एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि जो हीट है, मकसद है कि जैसे हमारी मोटर आप देखेंगे कि इस वक्त जब रन कर रही होती है तो उसके साथ में आपका जो कंप्रेशन यूनिट होता है, वो एयर को जब कंप्रेस करता है तो वहाँ पर कब हीट जनरेट होती है। तो जब भी हम उसकी वॉल्यूम को कम करते हैं और जो हीट है, तो उसके अंदर मकसद है कि जो एयर है वो जब कंप्रेस होती है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है, और फिर हम उसको मिक्स होता है। जैसे हम स्क्रू कंप्रेसर की बात कर रहे हैं तो आपकी दोनों चीज़ें जो होती हैं, ऑयल और उसके अंदर एयर मिक्स होता है, और उसका एक टेम्परेचर बड़ा हाई था जिसको हम फिर एयर को अलहदा कर लेते हैं और ऑयल को अलहदा करके फिर उसमें से आगे उसको आफ्टर कूलर और ऑयल कूलर से उसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं। तो जिस वक्त हम उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम कोई एक मीडिया कोई भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अगर उस मीडिया की जगह के ऊपर हम हीट रिकवर कर लें, फॉर एग्जाम्पल जब ऑयल का टेम्परेचर जो है तकरीबन कोई 100 105 के दरमियान में होता है, तो उस वक्त अगर हम उससे एक जैसे एक वाटर कूलर है, तो हम उस ऑयल को किसी भी रिवर्स सिस्टम के थ्रू पानी से गुजार दें ट्यूब में से, और पानी आपका हीटअप हो जाएगा और वो कहीं भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए वॉशिंग, एज ए बॉयलर के अंदर कहीं, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर उसका 30 40 डिग्री के डिफरेंशियल के साथ आपको तकरीबन कोई 50 60 डिग्री के करीब वो टेम्परेचर मिल जाता है। तो अगर इस तरह का टेम्परेचर आपको मिल जाए तो आप कहीं ना कहीं उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे बहुत ही एम्बियंट टेम्परेचर होते हैं, बहुत ही हार्ड साइड पर होते हैं। और इसी तरह जब हम पानी की बात करते हैं तो वो भी, तो हमारा कहीं भी जो इतना जो मौसम है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड है, वहाँ पर इतना जो वेदर है इतना ठंडा नहीं होता है। ये एक दो माह होते हैं जिसके अंदर मकसद है कि ये वेदर जो ठंडा होता है, मकसद है कि 5 7 या 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाते हैं। तो लोग जो हैं थोड़ी सी इसके अंदर इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी इसको फ्रूटफुल समझते नहीं है कि हम मकसद है कि 10 15 दिन में अगर सर्दी पड़ती है तो उसके लिए अपने सिस्टम को ठंडा करने के लिए पानी का इतना बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करें, और वो रूम्स के अंदर कूलिंग के लिए इसको ले जाए, हीटअप करने के लिए ले जाए, इस तरह करके। लेकिन ये एक सिस्टम है, अगर किया जाए जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ये सिस्टम कामयाब हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटीज है। यूरोप के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन कोई आपके मैक्सिमम जो होते हैं वो महीने में तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर जो बहुत ही लो साइड पर होते हैं, तो उन के अंदर उनको ज़रूरत होती है कि रूम को हीटअप करने के लिए इसकी जो हीट रिकवरी सिस्टम को आप यूटिलाइज करते हैं, या बाकी वो सिस्टम के अंदर भी अपने मुख्तलिफ दूसरे सिस्टम के अंदर भी यूटिलाइज करते हैं। पानी गर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं जो वॉशिंग वाटर होता है। तो इस तरह करके वहाँ पर बहुत इसकी एप्लीकेशन है। लेकिन जितने भी ये गर्म इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसका उस लिहाज से हीट की रिकवरी या हीट को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। लेकिन एक अगर हम देखें
तो जो 85% मकसद है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो इंडस्ट्री के अंदर हम मकसद यूटिलाइज करते हैं। अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इसको यूज के अंदर तो ये पॉसिबिलिटीज होती है कि हम कर सकते हैं। लेकिन एक मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में बहुत ही, अगर कोई इस पर काम हो रहा है तो 1 या 2% किसी जगह पर ये यूटिलाइज हो रहा है, वो भी यहाँ पर कहीं बॉयलर यूटिलाइज करते हैं, वो पानी को रिसाइकिल करके इस पानी को बॉयलर्स के अंदर ले जाते हैं और बॉयलर से आगे मतलब जो भी उनका प्रोसेस सिस्टम है उसके अंदर वो करता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप हीट को रिकवर करना चाहें तो मिनिमम जैसे 50% से 90% तक आप रिकवर कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। तो आपका जो सिस्टम है, मकसद है कि अगर मैं देखूं इसको किस तरह करके, तो जैसे ये हीट रिकवरी एप्लीकेशन जैसे सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका एक एयर कंप्रेसर लगा हुआ है तो एयर कंप्रेसर से आप उसका जो ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर को अगर आप सिंपल सा सिस्टम, ऑयल कूलर को अगर आप ठंडा करें किससे, पानी से, तो पानी आपका फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो ऑयल का टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी जो है आपका फॉर एग्जाम्पल आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो क्या होगा कि तकरीबन कोई 10 डिग्री या 15 डिग्री के डेल्टे के साथ में आपका पानी जो है वो हीट अप हो सकता है। मतलब अगर 30 डिग्री का दे रहा है तो आपको तकरीबन कोई 45 डिग्री का मिल जाएगा। अगर आप 40 डिग्री का पानी दे रहे हैं तो आपको तकरीबन कोई 55 के करीब जो है वो पानी का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो इस पानी का टेम्परेचर को आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बॉयलर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या और किसी प्रोसेस के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक सिस्टम आपने देखे पिक्चर्स के ऊपर जो दिया हुआ है, तो आप एयर कंप्रेसर का जो टेम्परेचर है उसको एक कूलर में लगा है, कूलर से रिवर्स आप उसको ठंडा कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी भी हीट है उसको रिकवर किया जा रहा है। इसी तरह ही दूसरा सिस्टम इसका ये है कि जो इसकी हॉट एयर है वो कहीं मुख्य एज ए वेंटिलेशन, जैसे सर्दियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हॉट एयर को आप एज ए वेंटिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्य टेम्परेचर। और ये बहुत आम सा सिस्टम है यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पर बहुत माइनस टेम्परेचर होते हैं और तकरीबन वहाँ पर लोग इसको इवन मोर अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही डिपार्टमेंट्स के अंदर भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये मकसद है कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन दी हुई है यहाँ पर, ये आप बाद में आराम से देख लीजिएगा कि मकसद है कि अगर हम इसको किसी तरीके के साथ हम इसको रिकवर कर लें तो आपका तकरीबन 0.85 जो है कंप्रेसर की अगर ब्रेक पावर को आप BTU से ज़रब दें पर आवर, तो आपको उस ऑपरेशन में आपको जितनी भी हीट रिकवरी है, अगर हम कहते हैं 0.85 है तो कम से भी कर सकते हैं, पॉइंट जितनी भी आपसे 75 या 50, तो मकसद है कि आप उससे BTUs को ले सकते हैं और BTUs को फिर आप आपको पता है कि 12,000 BTUs का 1 टन होता है। तो इसी तरह आप उस एनर्जी को फिर यूटिलाइज कर सकते हैं कि कितने BTU आपने सेव की है और पर किलोवाट आपकी जो है वो किस तरह करके अगर 1 HP जो है वो होती है तो उससे आप बना सकते हैं कि आपको जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपको 100 BHP यानी कि 75 किलोवाट का अगर आपके पास कंप्रेसर लगा हुआ है तो वहाँ पर आप मतलब 0.85 को आप 100 हार्स पावर से ज़रब दें और फिर आपके जो BTU उसमें से बनते हैं मतलब 2545 BTU इसके साथ ज़रब दें, फिर पर आवर जितने आपके साल के अंदर आप कहते हैं कि आप चलाते हैं 4,000 घंटे फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्रेसर चलता है, तकरीबन ये पर ईयर आपके ये 84697600 BTU जो है एक साल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन BTU को आप कोई भी कन्वर्शन फैक्टर लगा के जो आपके पास है तो आप इस पे आप बना सकते हैं कि आपके कितने
पर ईयर आपकी सेविंग हो सकती है। जैसे ये तो उसका फार्मूला दिया हुआ है, तो टोटल BTU तो आपने सेव किए पर आवर, और कितना फ्यूल मकसद है कि आपने इसमें से यूटिलाइज किया, तो आपको फ्यूल पर आवर जो है आपके जितनी इस्तेमाल हुआ है आप बना लेंगे। कोई भी है इसके अंदर आप कह सकते हैं तो उस फ्यूल से जो रेशियो आपको मिलेगी, ये एक बहुत लंबी सी एक एक्सरसाइज है, लेकिन ये कोई हदीस नहीं है कि ये इस तरह, ये जस्ट उसके एग्जाम्पल दी हुई है। उसे देखो जैसे वहां पर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका जो, क्योंकि अगर आपका पानी का टेम्परेचर वहाँ पर बहुत कम होते हैं, तकरीबन 3 4 5 डिग्री पानी का टेम्परेचर होता है। तो हमारे तो क्योंकि पानी पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 30 40 डिग्री, आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली जो कूलिंग टावर से हमें टेम्परेचर मिल रहा होता है, तो हमारे यहाँ पर उस लेवल के ऊपर तो सेविंग नहीं हो सकती, लेकिन सेविंग पॉसिबिलिटीज है जहाँ पर बॉयलर और वो चीज़ें हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बॉयलर के अंदर 30 डिग्री का पानी मिल रहा है, अगर आप प्लास्टिक के थ्रू उसको 45 डिग्री का कम कर 15 डिग्री, तो आपको फायदा हो सकता है। तो उस 15 डिग्री के अंदर जितना आपने फ्यूल चाहिए वो चाहिए, तो उसकी सेविंग आप निकाल सकते हो। ये मकसद है कि जस्ट वो कैलकुलेशन दी हुई है कि भी जितनी आपने सेविंग की है उस सेविंग के ऊपर आप ₹5 के अंदर वो निकाल सकते हैं कि इसकी इतनी लाख रुपए आपने बचा लिए। लेकिन है कि ये पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन इसलिए नहीं है कि हमारे टेम्परेचर बहुत ही हार्ड साइड पर है, जो पानी का आपको डेल्टा मिलेगा वो बहुत ही नॉमिनल सा मिलेगा। नॉर्मल हमारा पर 40 डिग्री का तो पहले ही टेम्परेचर है, तो अगर हमें वो फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री या 55 डिग्री का मिलता है, तो लोग इतना उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर ये टेम्परेचर बहुत ही लो साइड पर होते हैं, 4 5 डिग्री पे होते हैं। अगर वो उनको इतना टेम्परेचर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अचीवमेंट होती है और उनके पैसे में जा सकता है। तो ये एक जस्ट कैलकुलेशन है जो कि आप एयर कंप्रेसर से हीट रिकवर करके तो कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर के प्रोसेस होता है स्पेशली यहाँ पर आपके बॉयलर्स वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पर उस पानी को हीटअप करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। या बहुत ही नैदरन एरिया के अंदर जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वो इसको एज ए वेंटिलेशन भी हॉट एयर को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो जगह है। जैसे आपका सेंट्रल पंजाब या कराची है या लोअर एरिया है, तो यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हार्ड साइड पर होते हैं और सर्दी हमारी बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पर हो सकता है इसलिए इसकी एप्लीकेशन ना हो, लोग इसको एक्सेप्ट ना करें। इस बारे में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर जो हम पानी को जो गर्म करेंगे 10 टू यानी कि 15 डिग्री तक एक्स्ट्रा पानी को जब हम गर्म कर लेंगे, तो हम्म। वो पानी यूटिलाइज किस चीज पर्पज के लिए होगा? ये देखिए, मैंने आपको बताया कि उसके दो यूटिलाइजेशन होती है। एक तो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियों में कभी इस्लामाबाद के अंदर टेम्परेचर जो आपको पता है कि 4 5 डिग्री तक भी चला जाता है। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर एज ए रूम वेंटिलेशन के लिए उस पानी को, जैसे एसी होते हैं, जनरल एसी होते हैं, तो क्या होता है जी। कि ट्यूब्स के अंदर पानी, गर्म पानी घूम रहा है और एक फैन लगा हुआ है पीछे उसके, ठीक है, जैसे आपके नॉर्मल एसी होते हैं। वो क्या करता है कि वो गर्म ट्यूब्स गर्म हो जाएगी 40 45 डिग्री पानी के ऊपर, तो वहां पर जो एयर आपको मिलेगी तो वो गर्म एयर मिलेगी। इसको आप कंट्रोल करके जितने भी आपके यूरोप के अंदर एयर कंडीशन सिस्टम है सर्दियों के अंदर, तो सारे का सारा पानी से ही है। वहां पर कोई डायरेक्टली वहां पर जैसे हमारे एसी हैं गैस वाले वो नहीं है। तो वहां पर ये होता है कि हॉट वाटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है उस ट्यूब बंडल के अंदर या नेस्ट के अंदर, तो उसके पीछे एक फैन जो रन कर रहा है, जो जब उसके फैन एयर, ठंडी एयर जो है वो उस गर्म ट्यूब के साथ टच करती है, तो हीटअप होके आपका जो रूम होता है वो गर्म हो जाता है। तो ये तो इसकी ये एप्लीकेशन है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन जहाँ पर बॉयलर्स लगे हुए हैं, अगर आप नॉर्मली ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करते हैं, जब जो उस बॉयलर्स के लिए प्रोसेस के लिए लगे हुए हैं, जहाँ पर
ये जितने आपके डेनम के हैं, वॉशिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, या पानी बॉयलर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ फार्मा के अंदर बॉयलर लगे हुए होते हैं, तो मकसद है कि इस पानी को, फॉर एग्जाम्पल जो 30 डिग्री का पानी आपको मिल रहा है, अगर वो आपको 45 डिग्री में मिल जाए तो कम से कम सेविंग हो सकती है। आपकी 50 डिग्री के लिए जो आपने फ्यूल जलाना था वो आपका सेव हो गया, तो उससे आपके बचत हो सकती है, सेविंग हो सकती है। तो ये 2-3 तरीके हैं जो आपके इसके अंदर। नंबर एक पे आपका वेंटिलेशन के लिए कोल्ड एरिया इसके अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा बॉयलर का बॉयलर के। बॉयलर के लिए में इस्तेमाल होगा। और तीसरा आपका जो नॉर्मल वॉशरूम के अंदर हॉट वाटर यूटिलाइज करते हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि आपके इलाके में जो इस्लामाबाद वगैरह है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पानी भी होता है। अगर कहीं जैसे इंडस्ट्रीज है, अगर वो इस पानी को प्रोसेस करके रिकवर कर लें हीट को, तो आपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हॉट वाटर वॉशरूम के अंदर दे सकता है, बजाय कि वो उसके लिए जैसे आपको पता है कि ये क्या इस्तेमाल करते हैं पानी गर्म करने के लिए, इसको क्या कहते हैं, घरों के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम भूल गया अभी यार। तो नॉर्मल हम घरों में क्या करते हैं उसको, वो तो यार हमारे घर के ऊपर भी लगा हुआ है नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा। चलो खैर, वो मतलब घरों में पानी जो है हम गैस से उसको जलाकर उसको गर्म करते हैं, और वो मतलब घर के वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है ना। तो वो एक एनर्जी तो है ना, यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग उस एनर्जी को। तो उस एनर्जी को आप सेव कर सकते हैं इस हॉट वाटर से। बस ये 3-4 इसकी एप्लीकेशन है इन द ठीक फूड देखा जाए। ठीक है जी सर। जी। तो बाकी दूसरा आपने बताया था जहां पर एयर के जरिए कूलिंग फराहम की जाती है, तो वो जो गर्म एयर है वो मतलब कि वो भी हीट रिकवरी का एक मेथड है। वो गर्म एयर आपने कहा था कि वेंटिलेशन के लिए यूज होती है, तो एग्जैक्टली उसकी ऐसे होता है। वेंटिलेशन की एप्लीकेशन। वो भी ऐसे हाँ रूम जी। वेंटिलेशन तो के लिए, उसकी वेंटिलेशन की एप्ली जैसे बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, तो वो क्या करते हैं उस हाँ जी। गर्म एयर को उन हॉल्स के अंदर थ्रो कर देते हैं। तो क्या होता है कि उनका टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया ना कि यूरोप के अंदर तो माइनस टेम्परेचर होते हैं, तो वो उतने जी उन जी। हॉल्स के अंदर वो जो है गर्म एयर है वो भी दे देते हैं, ताकि जब बहुत ही बड़ी कैपेसिटी के अंदर उन्होंने हॉल बड़े बड़े जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर उस एयर को फिल्टर करके वो दे देते हैं, और वहाँ पर वो उसका टेम्परेचर हायर कर लेते हैं अपने रूम के टेम्परेचर पे। ये 2-3 तरीके हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, चलो, बहुत शुक्रिया। ओके ओके। अच्छा, दूसरा हमारा सिस्टम है नाइट्रोजन सिस्टम, ठीक है। नाइट्रोजन पे जैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि अगर हम हवा के अंदर देखते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी गैसेज है? 2 गैसेज है, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन है ये तकरीबन कोई आपकी 78% है, और वो जो है 21% है तकरीबन। और बाकी जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी इनर्ट गैसेज है, ठीक है। तो ये हमें मकसद है कि आसानी से हम एयर से इसको नाइट्रोजन को ड्रा कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर आजकल स्पेशली, पहले नहीं इतनी इसका यूटिलाइजेशन थी, लेकिन आजकल इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आजकल नाइट्रोजन की जो है, ये आपकी जितनी भी फूड इंडस्ट्री है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर हम जो फूड वाली में बात की है, फूड के अंदर देर इज ए डिफरेंट प्रोसेस है इसके, ठीक है ना। जैसे मैं चंद एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। जैसे आपकी जितने भी ये लेज वगैरह ये पेप्सी के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे नाइट्रोजन नेटवर्क लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो आपने देखा कि बैग के अंदर एयर होती है वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर मॉइस्चर नहीं होता है,
तो इस वजह से जितना भी आपका फूड होता है वो ज़ाया नहीं होता, वो खराब नहीं होता, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं, मुख्तलिफ के जैसे वो नमी होती है, नमी से आपको पता है कि कोई भी उसमें बैक्टीरिया डेवलप होता होगा। तो जब ये ड्राई होती है बिल्कुल, और वहाँ पर जिस तरह की आप उसके अंदर चिप्स और वो डालते हैं, उसका वही रहता, वही टेस्ट रहता है, चीज़ चेंज नहीं करती कोई भी आपकी। और कुछ जगह के ऊपर इसको हम एज ए जैसे प्रिवेंट करते हैं जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रहा होता है ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर मास्टर नहीं होता है। अगर वो हम डाल देते हैं, जैसे जहाँ मेटलर्जी का काम होता है ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा फाइन किस्म की मेटलर्जी के यूनिट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसको थ्रो करते हैं ताकि वहाँ पर आपकी कोरोजन डेवलप नहीं हो। और एक और चीज़ इसकी इस्तेमाल है कि इसको फायर आग बुझाने के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। और ये को बता सकता है कि आग बुझाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? किसी को पता है? बोलो तो सही यार, नहीं पता है तो। हेलो। नो सर, कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा, देखिए आग, आग कितनी चीजों से बनती है? 3 चीजों से। आग जब जी लगती है तो क्या क्या हेलो। होती है? 3 चीजें होती है। जी जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, 3 चीजों से आग बनती है। एक ऑक्सीजन होती है, एक आपका कोई भी फ्यूल मटेरियल होता है, ठीक है ना, चाहे वो कागज है, अगर उसको हीट मिलती है और ऑक्सीजन मिले तो उसको आग लग जाती है, ठीक है। अभी अगर इन तीनों चीजों में से हम एक चीज को रिमूव कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हम इसमें से फ्यूल को रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी, या इसमें से हीट को रिमूव कर दें तो आग बुझ सकती है, ठीक है ना। अभी हम इसी तरह आग बुझाते हैं। इस वक्त हम पानी मार रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम हीट को खत्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि अगर कहीं रुई के बहुत सारी वो बेल्स पड़ी हुई है, तो अगर वहां पर आग लगी तो लोग कहते हैं कि जल्दी से इसको बेल्स को रिमूव कर दो, यहाँ से हटा लो, जो जल गई तो जल गई, बाकी बच गई, ठीक है ना, इनको रिमूव कर दो। तो क्या हुआ, मैंने फ्यूल को वहां से रिमूव कर दिया। यहाँ कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ब्लैकेट डाल दो, ऑक्सीजन बंद कर दो, तो वो आग बुझ जाए, ठीक है ना। बस 3 चीजों में से कोई भी एक चीज को हम रिमूव करेंगे तो हमारी क्या होती है, आग बुझ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन से ये काम लेते हैं। नाइट्रोजन क्या चीज है? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैसेज है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है कि जिस वक्त ये इनर्ट गैसेज आती हैं तो ऑक्सीजन वहां से भाग जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन वहां से रिमूव हो जाती है, चली जाती है वहां पर। तो इसके लिए आजकल क्या किया हुआ है उन्होंने कि छोटे छोटे सिलेंडर या बाल्ब बने हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जहां पर आग लगी होती है वहां पर उन बाल्ब को थ्रो करते हैं। जैसे गोला होता है ना, एक गोला नुमा एक भरा होता है, तो वो यूं ही उसको, उसमें अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, यूं ही उसको जमीन के ऊपर वहां मारते जहां आग लगी होती है तो वो ब्रस्ट हो जाता है, वो गोला ब्रस्ट हो जाता है, वो उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। जब नाइट्रोजन वहां जाएगी तो क्या करेगी कि वो ऑक्सीजन को वहां से भगा देगी और आपकी आग हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका है इसको आग बुझाने का, नाइट्रोजन के थ्रू। आजकल जो मॉडर्न जितनी भी फैक्ट्रीज और जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे रिफाइनरीज होती हैं, तो वहाँ पर ये काम, ये नाइट्रोजन के गोले जो होते हैं ना, ये जगह जगह जैसे वो पानी के हाइड्रेंट्स होते हैं, इसी तरह ही ये वाले गोले रखे होते हैं, जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं, इसी तरह ये भी आजकल जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्री है वहाँ पर ये रखे हुए हैं कि आप इससे भी आग बुझा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये मैंने आपको बताया कि फूड को प्रिवेंट करने के लिए जब इसमें से नाइट्रोजन में रखा जाता है तो क्या होता है, प्रिजर्व करते हैं तो होता यह है कि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आता। जब मॉइस्चर आता है तो फिर ऑक्सीजन से मिलके वो ऑक्सीडेशन होती है और आपकी वो ये फफूंदी सी लग जाती है, जिसको आप बैक्टीरिया जो होता है ये सारा का सारा आपके फूड को खराब करता है। तो ये भी एक नाइट्रोजन के थ्रू इसको कवर करके, पैक करके थ्रू नाइट्रोजन, जैसे आपने कभी देखा ये टिन फ्रूट या टिन चीजें, वो सारी की सारी उसके अंदर नाइट्रोजन
के थ्रू फिल किया जाते हैं, ताकि फिर उसके अंदर कोई भी मास्टर नहीं होता है, तो मास्टर ना होने की वजह से फिर आपका फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है। तो सर जी जी सर फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी गैस यूज होती है? फायर एक्सटिंग्विशर के देयर इज डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 2 होती है, ठीक है, आग बुझाने के लिए। और बाकी भी जैसे ये आपकी क्या कहते हैं, इसको देखें, गैस को मुझे अभी नाम नहीं आ रहा है, ये पाउडर जो होते हैं ना, 2 किस्म के पाउडर्स को मिला के जब हम गैस करते हैं, तो वो भी ये आपकी कुछ के अंदर मकसद है कि आपकी CO2 डेवलप होती है, जो आप देखते हैं भाप की शक्ल के अंदर आपको फायर करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, आपके जितने ये फोम टाइप होते हैं, आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर, ये फोम थ्रो करते हैं। और तीसरी टाइप होती है आपकी जो पानी वाले होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक पानी अपना ये नाइट्रोजन का छोटा सा सिलेंडर होता है, जिस वक्त हम उसको पिन करते हैं, वो प्रेशर उसके अंदर पानी के अंदर जाता है, और आपका जो नाजल के थ्रू प्रेशर के साथ अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो प्रेशर के थ्रू आप जिसमें पानी होता है उसमें से आपके सिलेंडर से बाहर हो नाजल के थ्रू आप फायर के ऊपर मारते हैं। ये मतलब 3 किस्म के जो नॉर्मली फर्स्ट विषय पे बताए, CO2, फोम वाले, और एक ये पानी वाले, ठीक है। और तीसरी आपको मैंने बताया कि ये जस्ट एक वो कोई फर्स्ट विषय नहीं होता है, जस्ट एक बाल होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, इस तरह करके एक बाल होता है, वो उसको वो जस्ट थ्रो करते हैं, वो ब्लास्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, वो एक्सपैंड होके उस एरिया को कवर कर लेती है, एक किस्म का ब्लैंकेट कर लेती है, और वहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो चली जाती है, और आपकी जो गैस है वो अपना सारी वो जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी सर नाइट्रोजन को मतलब कि नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, तो जब जी यानी कि नाइट्रोजन को हम प्रोड्यूस करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर से निकाल लिया जाता है, जी जी ऐसे ही है ना? तो जी इसी तरह जब जो ऑक्सीजन जनरेटर हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे होते हैं ऑक्सीजन, तो वहां पर जब ऑक्सीजन यानी कि जनरेट की जाती है तो तब नाइट्रोजन को फिल्टर कर लिया जाता है। और नाइट्रोजन को फिल्टर कर लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, सो ठीक है। सिंपल, ये इनका एक ही सिस्टम है, एक ही चीज है, सिंपल जो केमिकल है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। केमिकल ठीक है, एक जो है वो ऑक्सीजन को अलग करता है, दूसरा नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन को अलग करता है, ठीक है सर। अच्छा, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट भी हैं जो कि मकसद है कि नाइट्रोजन को करते हैं, जिसको आप क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन सिस्टम कहते हैं। कि दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, वो इस तरह करके क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा टावर बनाते हैं, वहाँ पर लिक्विफाइड मकसद है कि जो एयर है इसको लिक्विफाइड कर लेते हैं, मतलब पानी की शक्ल इसकी कर लेते हैं, और फिर हमें पता है कि डिफरेंट गैसेस की डेंसिटी क्या है, तो उस डेंसिटी के ऊपर वो वायर्स लगे होते हैं, वहाँ से भी नाइट्रोजन भी ले लिया आपने, ऑक्सीजन भी ले ली, प्लांट भी ले लिया, तो डिफरेंट गैसेस होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रशिया या बड़े बड़े मुल्क के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ पर बहुत ही कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर सिलेंडर और बड़े बड़े गाड़ियाँ जो बोझ भर भर के फिर वो इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई कर रहे होते हैं, या छोटे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री के एप्लीकेशन छोटे वाले, या आपके हॉस्पिटल और ये वाले छोटे आपके प्लांट्स लगे होते हैं, जिनसे सिंपल वो ऑब्जर्विंग सिस्टम के थ्रू इस तरह जो ये नाइट्रोजन है, ये जो आजकल है, जैसे मैंने बोला कि लिक्विड नाइट्रोजन थ्रू सिलेंडर्स पे सप्लाई की जाती है, और यहाँ पर अपने मकसद है कि प्लांट लगा के इनको कंप्रेस करके 180 से 300 बार तक बॉटल्स के अंदर चार्ज कर लिया जाता है, और फिर उन बॉटल्स को अपनी जो भी यूटिलिटी स्पेस होती है वहाँ पर सिस्टम के अंदर ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मकसद है कि लेकिन
वाटर जो होती है वो एक डेंजरस सिस्टम है। कई बार भी अगर इतना हाई प्रेशर पे चार्ज किया हुआ अगर बर्स्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। कैरी ऑन करना, उनको संभाल के रखना, टेम्परेचर से बचाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो है ये जितने भी आपके जनरेटर्स होते हैं ये एक जगह इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर लो प्रेशर के ऊपर आप इनको चार्ज कर रहे होते हैं, तो इतना बड़ा डेंजरस सिस्टम नहीं होता है ये। ये एक थोड़ा सा कि नाइट्रोजन बनती किस तरह करके, हम एक जनरल एक एयर कंप्रेसर लेते हैं, उसके अंदर उसी तरह नॉर्मल जैसे दूसरा सिस्टम होता है उसी तरह एयर रिसीवर होता है। एयर रिसीवर के बाद आपका डेसिकेन ड्रायर होता है, ठीक है। जो डेसिकेन ड्रायर भी लगा सकते हैं और रेफ्रिजरेशन ड्रायर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में वो आपकी नाइट्रोजन जनरेटर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर प्रोसेस होने के बाद वहाँ से आउट करके एक ऑक्सिलरी टैंक या बफर का होता है वहाँ पर जाती है। फिर उससे वापसी पर दोबारा फिर हम वापस ले लेते हैं इसको और एनालाइजर के थ्रू बताते हैं, फिर जनरेटर के थ्रू। अगर वो उसकी प्योरिटी सही नहीं होगी तो आगे वो पास ऑन नहीं होने देगी, वही फर्ज कर देगी। अगर उसकी प्योरिटी सही होगी तो आगे आपके सिस्टम के अंदर जो नाइट्रोजन है वो चले जाएगी और आगे आपका जो वेसल होता है वो उसको फिल करना शुरू कर देगी। और उस जो आपका एयर रिसीवर होता है या नाइट्रोजन रिसीवर कह लें इसको, तो इसके अंदर आपकी जिस पर एयर चार्ज हो जाती है तो वहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको आप कहीं भी हॉस्पिटल या फैक्ट्री या जहाँ भी इसकी जिस तरह की भी एप्लीकेशन है वहाँ पर डायरेक्टली इसको ले जाएं एज पर रिक्वायर्ड जो भी आपका प्रेशर चाहिए होता है। यहाँ मकसद है कि करते हैं कि इसको फिर एक हाई प्रेशर कंप्रेसर लगा के दोबारा इसको सिलेंडर्स के अंदर चार्ज कर लिया जाता है और सिलेंडर्स में जब चार्ज कर लिया जाता है तो फिर ये आपके सिस्टम के अंदर वही सिलेंडर्स को आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके अपनी एप्लीकेशन के पर ले जा सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मली जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं जब जनरेटर लगाती हैं तो थ्रू आउट आपका सिस्टम जो होता है अप टू द प्रोडक्शन मशीन तक ले जाते हैं। उन प्रोडक्शन मशीन के अंदर जो नाइट्रोजन होती है जितनी भी आपकी लेज और बाकी फूड प्रोडक्ट होती है उनके अंदर डायरेक्टली उसको चार्ज कर लिया जाता है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये जब नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो नाइट्रोजन जनरेटर होता है और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो ऑक्सीजन जनरेटर होता है। तो ये सिस्टम जो है मतलब कि ये यूनिट है नाइट्रोजन जनरेटर जिस पे लिखा हुआ है ये एक ही रहता है दोनों केसेस में या ये अलग-अलग होता है ये कंपोनेंट? नहीं, सिस्टम ऐसा ही होता है लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है कि ऑक्सीजन जनरेटर डिफरेंट थिंग, बिल्कुल आइडेंटिकल इसी तरह के, कोई फर्क नहीं। इसी तरह उसके अंदर भी टावर्स होते हैं या ये वाले आपके वेसल्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो चाहे वो नाइट्रोजन जनरेटर है चाहे ऑक्सीजन जनरेटर है, सिस्टम सेम होता है लेकिन उसके अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो इज ए डिफरेंट होता है। सही है, यानी कि केमिकल को डिफरेंट होते हैं उसके लिहाज से हम अपनी जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अचीव करते हैं ऑक्सीजन लेकिन या ऐसा जी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नाइट्रोजन को के अंदर वो ऑक्सीजन वाला डाल लें, क्योंकि उसके अंदर एनालाइजर बाकी सिस्टम जितना भी होता है वो उसकी जैसे सेंसर्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जनरेटर है तो इसके अंदर ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं जो उसकी हम प्योरिटी बताते हैं कि इसके अंदर कितने % ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये 1% है, 2% है या 10 ppm है, जो भी या परसेंटेज के अंदर या ppm के अंदर हमें वो पता चल रहा होता है। तो अगर इसी तरह उसकी ऑपोजिट जब हम किसी ऑक्सीजन जनरेटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर जो आपके सेंसर्स होते हैं वो इसी तरह ही वो रीड कर रहे होते हैं कि कितना मकसद है, इस पर नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज है और ये आपकी जो कितनी प्योर है, आपकी जो ऑक्सीजन कितनी प्योर है। सर ये जो है नाइट्रोजन है ये हवा में से हम लोग हवा में से यानी कि जनरेट करते हैं? बिल्कुल हवा से। नॉर्मल देखिए कंप्रेसर, ये कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर जो है ये सिंपली जो आपका एयर से सक करता है वही है, उसको हम फिर उसी तरह ही ले जाते हैं ड्रायर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ से मास्टर को रिमूव करते हैं। तो क्योंकि मास्टर इज डेंजरस, क्योंकि ये जितना भी आपका ये
केमिकल्स होता है या सारे का सारा डेसिकेंट होता है। तो अगर इसके अंदर मॉइस्चर चल जाएगा तो वो जल्दी आपका पैक हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी क्लीन एयर, ड्राई एयर इसके अंदर दे तो उतनी उसकी लाइफ जो है डेसिकेंट की वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो उसलिए ज़रूरी है कि हमें जितना भी ये इसके अंदर डेसिकेंट है उसमें जो इनकमिंग एयर है गैस के अपना सारी जनरेटर्स के अंदर, वो बहुत ही क्लीन, साफ और विदाउट मॉइस्चर हो तो अच्छा है। नॉर्मली लोग जो है वो थोड़ा सा डेसिकेंट गैस नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि कॉस्टली होते हैं, तो रफियन गैस भी यूटिलाइज हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि आप 3 डिग्री तक का एयर दें, वो ही इसकी रिक्वायरमेंट है आपके नाइट्रोजन जनरेटर। सर ये जो सी, यानी कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हवा में से ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन हम दोनों एक साथ अलग अलग हम उसको अलग कर लें। देखिए वो पॉसिबिलिटीज नहीं, जिस वक्त इसकी जो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन जनरेटर लगाया तो आपकी जो नाइट्रोजन है वो पर्ज हो रही है, लेकिन उस पर्ज एयर को आप अभी कहीं वेसल के अंदर रिकवर करें, क्योंकि वो तो नॉर्मली जैसे आपने डेसिकेंट एयर देती तो पर्ज हो जाती है, इसी तरह वो पर्ज हो जाती है। तो वो फिर आप उसको उस तरह करके यूटिलाइज नहीं कर सकते कि अगर आप, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, प्रेशर तो उतना प्रेशर नहीं होता। अगर आप उसको रिकवर करना चाहें तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक मैंने आज तक देखा नहीं किसी सिस्टम के अंदर किसी ऑक्सीजन जनरेटर के अंदर नाइट्रोजन को रिकवर कर रहे हो या नाइट्रोजन जनरेटर के अंदर ऑक्सीजन को रिकवर कर रहे हो। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बहुत ही मकसद है कि पता होना चाहिए कि मकसद है कि ये किस तरह करके कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने चंद एक चीज़ों का नाम लिए, इनके अंदर सबसे पहले फूड, ठीक है, जितनी भी फूड इंडस्ट्री है या जो चिप्स बनाने वाले लोग हैं या जहाँ पर आपके जो जूसेस वगैरह बनते हैं वहाँ पर। फिर दूसरा फार्मा के अंदर दो तरह की एप्लीकेशन होती है। एक तो एप्लीकेशन इस तरह की होती है कि जैसे मैंने बोला कि जहाँ पर ये सिरप और ये पाउडर और टेबलेट वगैरह कोटिंग होती है ना, वहाँ एज ए ब्लैकेट यूटिलाइज करते हैं। तो वहाँ नाइट्रोजन को थ्रू करते हुए जो इनर्ट कहते थे वहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं आती है। तो आपका जितना भी मॉइस्चर होता है, जो ये एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर वहाँ पर टेबलेट कोटिंग के अंदर या आपके सिरप या वहाँ पर किसी तरह के भी वो डैमेज नहीं कर सकता, वहाँ नहीं जाएगा और वो कर रहा है, मतलब एज ए ब्लैकेट यूटिलाइज कर रहा है। तो दूसरा फार्मा के अंदर इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसको एज ए बहुत हाई प्रेशर के ऊपर स्पिन किया जाता है, जैसे आपके जो पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं फार्मा के अंदर, जो आप देखते हैं बच्चों के लिए या वैसे जो होते हैं, तो वो उसको ग्राइंड करने के लिए बहुत हाई प्रेशर के ऊपर उसको स्पिन किया जाता है, जिससे वो ग्राइंड हो जाते हैं। क्योंकि अगर दूसरी किसी चीज़ से करें तो मॉइस्चर का खतरा होता है, फिर से नाइट्रोजन के साथ उसको स्पिन करके उसको कर लिया जाता है। ये इसका फार्मा में अंदर एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको फायर का बताया कि वहाँ पर इसकी क्या एप्लीकेशन है, आग बुझाने के लिए उसको अप्लाई किया जाता है। तीसरा कि हवाई जहाज के जो टायर्स वगैरह हैं इनके अंदर इनको इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस वक्त एयर जो होती है क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ इसका प्रेशर कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, इसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड या हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूज या एक्सपैंड हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है ये मुख्य जिस वक्त इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है तो नाइट्रोजन बढ़ जाती है, तो ये वाले टेम्परेचर के ऊपर वेरिएशन नहीं होती है। फिर टायर वगैरह जैसे आपको पता है कि हवाई जहाज जो होता है ये तो ऊपर माइनस टेम्परेचर के अंदर चला जाता है, तो टायर्स के अंदर हवा जो होती है वो जहाँ बिल्कुल स्पीड रहेगी, जब फैल जाएगी, जब कहीं उसने गर्म एरिया से फ्लाई किया और ठंडे एरिया में जाके लैंड करना, तो टायर के अंदर डिफरेंट आ जाएगा। इसलिए जितने भी टायर्स के अंदर ये आपकी जो एयर जो होती है ये नाइट्रोजन चार्ज की जाती है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी जितनी आपकी इंडस्ट्री होती है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है ना,
वहाँ पर भी क्योंकि मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, यहाँ पर आपका कोई एलईडी एलसीडी ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, तो वहाँ पर भी इसको मकसद है कि एज ए ब्लैंकेट यूटिलाइज किया जाता है नाइट्रोजन को, ताकि किसी किस्म की यहाँ पर वो नहीं आ सके, मॉइस्चर नहीं आए और आपका वो सेव हो जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। इसी तरह ही मकसद इसकी अगर एप्लीकेशन को मैं दूसरी जगह पर जहाँ पर मैंने देखा है या जहाँ इस्तेमाल हो रही है, ये आपकी कटिंग के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है कुछ जगह के ऊपर, तो वहाँ पर वो इससे हाई प्रेशर के ऊपर जैसे एज ए बहुत ही फाइन किस्म की यहाँ पर मैक्रो के अंदर होती है, छोटी छोटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज करते हैं। इसकी जैसे आपको मैंने सारी ये तकरीबन मार्केट्स बता दी हैं कि कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज होती है। तो अभी ये है कि इसी तरह ये ऑयल एंड गैस के अंदर भी यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस के अंदर आपको पता है जिस वक्त तक ये मिक्सचर निकलता है ना इसका, जो वेल से या वेल से कहीं पर भी इसका प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि इसके अंदर एयर को थ्रो किया जाता है, उसको प्रेशर को बूस्ट करके आगे इजेक्टर यूटिलाइज की जाती है। जब इसको नाइट्रोजन को हाई प्रेशर मारते हैं तो वहाँ पर वो जो गैस और ऑयल जो होता है वो एज इजेक्ट होकर आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो नाइट्रोजन के थ्रू करते हैं ताकि उसके अंदर कम से कम मॉइस्चर जो हो और एडप ना हो, और वो नाइट्रोजन के साथ भी ये एक प्रोसेस है। लेकिन देखिए ये बहुत कम पाकिस्तान के अंदर तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये कि दुनिया के अंदर यहाँ पर तो वही काम एयर से भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि दुनिया के अंदर ये चीज़ भी हो रही है सारी की सारी। तो जितने आपके ये दूसरा के जितने कोई केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। और दूसरा ये है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जितना लिक्विड और ये वाला कहीं इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लांट से दूसरी जगह के ऊपर, तो वहाँ पर क्योंकि ये नाइट्रोजन ड्राई होती है तो इसको वो इस्तेमाल करते हैं दूसरे। सर ये क्वेश्चन था मेरा एक, जी जी सर ये ऑयल गैस के अंदर मतलब कि ऑयल और गैस का जब प्रेशर लूज होता है तो वो मतलब कि मॉइस्चर की वजह से प्रेशर उसका कम होता है, जब नाइट्रोजन मारते हैं तो वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो प्रेशर ठीक हो जाता है उसका, नहीं नहीं ऐसे ही ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जिस वक्त किसी भी जगह पर कोई एक्सप्लोर किया जाता है ना, कोई वेल एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें से फ्यूल या गैस निकलती है, तो उस वक्त वो हाँ जी। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर मकसद देखिए आप कह सकते हैं कि 4000 बार तक का प्रेशर मैंने सुना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जी प्रेशर होता है। फिर उसको प्रेशर को यहाँ पर देखेंगे वेल निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी वो पाइप्स होते हैं, यहाँ से उस प्रेशर को रिड्यूस करके फिर सिस्टम के अंदर लिया जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद, जैसे हम ये पीपीएल गैस वाले जो आपकी यहाँ से गैस निकलती है ना ये सुई से, अभी वहां पर जितने जी भी आपके वेल हैं वहां पर सारे के सारे वेल जो हैं वहां उनका प्रेशर बहुत ही कम हो चुका है, ये ना होने के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो अभी जब प्रेशर ऐसा हो जाता है कि जगह पर वेल बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं वो डेड वेल कहते हैं, यहाँ पर भी अभी वहाँ पर प्रेशर खुद वो वहाँ के जो फ्यूल है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त ये जो क्रूड ऑयल होता है ये बहुत मोटा होता है। जैसे अगर आप कहीं क्रूड ऑयल की एग्जांपल कुछ ऐसे है, कभी आपने ये जो कोल सड़कों पर डाल रहे होते हैं कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जिस पर जमीन से निकल रहा होता है, बहुत ही थिक होता है। तो वो फिर अपने आप प्रेशर तो होता नहीं उसके अंदर, नहीं निकल नहीं सकता है। फिर वहां पर वो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं उसको एज इंजेक्टर, कि वो जब अपने आप प्रेशर खत्म हो जाता है लेकिन ऑयल और गैस वहां पर स्टिल अभी उस वेल के अंदर अवेलेबल होती है, तो वो फिर उस तरीके से निकालते हैं उसको। ऐसा नहीं कि वो नाइट्रोजन का प्रेशर देकर तो उसको वो
डिसअपियर नहीं करते मास्टर को, सिंपल वहां से निकालने के लिए यूटिलाइज। जी ठीक है सर। ठीक है। तो बाकी जितने भी यहाँ इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होती है नाइट्रोजन, जैसे डेयरी के अंदर पोटैटो, जैसे आपने बताया चिप्स वगैरह, नट्स, काफी, मिल्क, ठीक है, एडिबल ऑयल, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जैसे कोई पैकिंग करते हैं सैलड की, होटल्स वगैरह, मीट है, फ्रूट है, आजकल गोश्त भी जैसे हमारा बाहर के मुल्कों में जाता है तो पैक करके सारा का सारा वो तेल में उसको ये नाइट्रोजन में ही बंद किया जाए। जितनी आपकी ये लिक्विड्स हैं, जितने जूसेस हैं, ये सारे के सारे इसी के अंदर ही नाइट्रोजन में ही है। मतलब इसकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जितनी आप कह लें, लेकिन ये वो इंडस्ट्री आपको खुद ढूंढनी है कि कहाँ कहाँ ये है। तो वहाँ पर हमारा सिंपल यही नहीं कि हम नाइट्रोजन वहाँ पर देंगे, लेकिन वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के अलावा वहाँ पर आपका कंप्रेसर भी जाएगा, दहेज भी जाएंगे, टैंक्स भी, पाइपिंग सिस्टम भी, बाकी सारे ये नाइट्रोजन जनरेटर बेचने के साथ पूरे का पूरा सिस्टम आपका जाता है। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी सेल होती है किसी। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने शायद नहीं बताया कि हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये भी क्योंकि आपको जैसे मैं बताया कि बहुत ही जब लिक्विड गैस होती है जो बहुत ठंडी होती है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो इसको एज ए जितने बड़े बड़े ये होती हैं आपकी फाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पर इसको एज ए हीट ट्रीटमेंट भी यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर यूटिलाइज, ठीक है। तो ये मकसद है कि एक बहुत बड़ा सेलिंग टूल है आपके पास नाइट्रोजन जनरेटर, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपल नाइट्रोजन जनरेटर नहीं भेज रहे हैं, आप इसके अंदर एयर कंप्रेसर, ड्रायर, एयर रिसीवर, फिल्टर और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सेल कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा मुश्किल काम करना है, वो कर लेंगे अभी आप, कि आपने नाइट्रोजन जनरेटर को सिलेक्ट कैसे करना है। नाइट्रोजन जनरेटर को सिलेक्ट कैसे करना है, ये आखिर में मैंने इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आप अभी गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसकी समझ लग जाएगी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही सबको? जी सर, आ रही है सर। जी सर आ रही जी है। सर आ रही है। हाँ, तो ये जरा स्लाइड को जरा गौर से देखना है और जरा इसके ऊपर गौर करना है, ताकि ये आपके लिए यही एक काम की स्लाइड है, बाकी सारा ऐसे ही था, ठीक है ना। बाकी तो आपको पहले भी पता ही होगा शायद, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखने वाली चीज, जैसे मैं एक एग्जांपल बनाई है कि आपकी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसमें आपकी 30 मीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट है, 30 मीटर क्यूब की नाइट्रोजन की। किसने बोला कि मुझे 30 मीटर क्यूब 1 घंटे के अंदर नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्योरिटी जो है वो 0.1 होनी चाहिए, 0.1 होनी चाहिए। एम्बिएंट कोई भी है, 20 डिग्री है जहाँ, ठीक है। और 7 बार प्रेशर है, फैक्ट्री का जो प्रेशर एयर का अवेलेबल है या एयर कंप्रेसर हमारे पास है वो 7 बार के रहेंगे। तो वो इसके लिए अभी आपने जब कैलकुलेशंस करनी है तो वो किस तरह करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि पहली बात तो यह है कि जिस वक्त हम अगर 7 बार एयर अवेलेबल है तो आपका 1 बार का डेल्टा तो शॉर्ट शार्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। जिसके अंदर आपका एयर रिसीवर आ जाता है, फिल्टर्स आ जाते हैं, ड्रायर्स आ जाते हैं, आफ्टर फिल्टर्स आ जाते हैं, कंट्रोल एयर आ जाती है, ठीक है ना। ये सारे करने के बाद 1 बार को अगर आप माइनस कर दें, इट्स मीन कि आपको जो एयर अवेलेबल होगी जनरेटर के इनलेट के ऊपर वो 6 बार एयर अवेलेबल होगी, ठीक है। अभी हम जनरेटर की जो सिलेक्शन डाटा है उसके अंदर 6 बार के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि 30 मीटर क्यूब का जो जनरेटर है वो हमें किस मॉडल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि देखते हुए आप देखेंगे ये जो 55 है, जो जनरेटर नंबर सबसे लास्ट में आप देखेंगे जो राइट के ऊपर आपकी स्लाइड है, तो आपको 55P नजर आ रहा है। जी जी सर। ठीक है। अभी ये जनरेटर जो है आप देखें कि अगर इस पे लास्ट में चल जाए, अगर मैं कहता हूँ 0.1 की हमें
परसेंट चाहिए, ये लिखा हुआ 0.1%, तो 0.1% देखें लास्ट में अगर हम इसमें जाते हैं ऊपर जो प्योरिटी वाला खाना है जहाँ आप देखें कि 5 ppm, 10 ppm, 50, 100, 250 और 500 और 0.1% लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जाते हैं तो सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपने क्या लिखा 30.9, ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ठीक है। हमें 0.1% इसकी प्योरिटी चाहिए थी और इसका फ्लो कितना चाहिए था 30 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 30 मीटर क्यूब का जो फ्लो है इसका इस जनरेटर का जो 55 है इसका 30.9 है, ठीक है। लेकिन अभी हम जब 30.9 वाला जनरेटर सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हमें पीछे एयर कितनी चाहिए होगी, इसके पीछे हमें एयर कितनी चाहिए होगी, ठीक है। तो उस एयर के लिए फिर हमें इसी तरह ही एक, क्योंकि इसकी सेपरेशन यूनिट, ठीक है, तो हमें इसके लिए एक करेक्शन फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर हमें जो एयर है अगर ये वाली 0.1% की प्योरिटी चाहिए और ये जो 55 है, जनरेटर 55 है, इसका जो करेक्शन फैक्टर है 20 से लेकर 55 तक, वो 0.1 की प्योरिटी के साथ में वो 3.4 है, 3.4 इसकी रेशो है। मकसद है कि अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो अगर एक उसके अंदर परसेंट जो है वो आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो 3.4 जो है वो आपकी उसके अंदर नाइट्रोजन होगी, ठीक है। तो जब हम ये रेशो जो है इस रेशो को हम उसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, जो 30.9 है, ठीक है। जब मैंने 30.9 के साथ इसको किया, ठीक है ना, तो ये आ गया 105 मीटर क्यूब। जो 30.9 था, 30.9 था, जो 55 जो जनरेटर है उसकी आउटपुट कितनी थी 30.9। तो मैंने जो करेक्शन फैक्टर था इसका 0.1% का, ये है 3.4, ठीक है। तो 3.4 से मैंने इसको ज़र्ब दिया, ठीक है। जब 3.4 को ज़र्ब दिया तो ये बन गया 105 मीटर क्यूब पर आवर। ये एयर मुझे चाहिए 105 इस जनरेटर के लिए, जो 30 मीटर क्यूब का जनरेटर है इसके लिए जो एयर कंप्रेसर मुझे चाहिए वो कितना चाहिए 105 मीटर क्यूब का, ठीक है। 105 मीटर क्यूब के अंदर अभी अगर मैं इसके अंदर डेसिकेंट ड्रायर लगाता हूँ, ठीक है ना, तो डेसिकेंट ड्रायर जो होता है वो भी आपको पता है कि एयर पर्ज करता है, तकरीबन को 90 और 20% जो होता है वो एयर पर्ज करता है, लेकिन कभी कभी 21 तक हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जितना ये 30 मीटर क्यूब का के लिहाज से अगर मैं इसके लिए ड्रायर सिलेक्ट करूं तो वो फॉर एग्जाम्पल के 122 मीटर क्यूब का अगर मैं ड्रायर इसमें लेता हूं तो उसके अंदर जो पर्ज है वो तकरीबन 26 मीटर क्यूब है, 26.8 मीटर क्यूब की एयर उसमें पर्ज होगी। तो इसका मतलब है कि मुझे वो भी सरप्लस एयर चाहिए। सारी हम बात कर रहे थे सिलेक्शन की, ठीक है। तो सिलेक्शन के अंदर जैसे मैंने बताया था कि मैं दोबारा भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि 30 मीटर क्यूब की फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो प्योरिटी है वो 0.1% होनी चाहिए, ठीक है। और फैक्ट्री में जो अवेलेबल प्रेशर है वो 7 बार है। तो हमें क्या करेंगे इसको कि जो हमें नाइट्रोजन के इनलेट के ऊपर मिलेगा तकरीबन वो कोई 6 बार मिलेगा। तो मैंने 6 बार वाला डाटा उठाया है। 6 बार का, 6 बार के अंदर जो आपका 55 नाइट्रोजन का अगर मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ 55 जो मॉडल है वो हमें 30.9 देगा, ठीक है। इस 30.9 को अभी मुझे चाहिए कि आपकी रेशो क्या होगी, आपकी एयर की रेशो का करेक्शन फैक्टर क्या होगा, तो वो भी आपको चार्ट के अंदर दिया होता है। तो अगर आप जाएंगे तो अगर मैं 1% के अंदर देखता हूँ तो वो तकरीबन है आपका जो 55 वाला है वो 3.4 है, ठीक है। और 3.4 को मैं जब ज़र्ब देता हूँ जो 30.9 है जो मेरी नाइट्रोजन की आउटपुट है 30.9, इसको जब मैं ज़र्ब देता हूँ करेक्शन फैक्टर के साथ तो ये 105 मीटर क्यूब पर आवर इनलेट एयर जो है वो मुझे चाहिए जनरेटर की इनलेट के ऊपर, ठीक है।
जो 30 मीटर क्यूब का जनरेटर है उसके लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट है, जो जनरेटर पीछे हमें एयर कंप्रेसर चाहिए वो कितना चाहिए, 105 मीटर क्यूब पर आवर का, ठीक है। लेकिन एयर कंप्रेसर के बाद में आपका डेसिकेंट ड्रायर भी लगा हुआ है या रेफ्रिजरेंट ड्रायर है, तो वो क्या करेगा कि वहां से भी एयर वेस्ट होगी, जो पर्ज एयर होती है जिसको कहते हैं, तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मैंने उसको ये किया है कि अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ जो डेसिकेंट ड्रायर है 25, तो तकरीबन वो 21% एयर जो है वो वेस्ट करता है। तो अगर मैं वो लेता हूँ तो वो तकरीबन कोई 26.8 मीटर क्यूब बन जाती है पर आवर इसकी पर ईयर जो है। तभी मैंने क्या किया कि 105 के अंदर वो भी प्लस कर दी 26 मीटर क्यूब, और जब प्लस की तो वो तकरीबन कोई 131 मीटर क्यूब बन गई। 131.8 मीटर क्यूब पर एयर की रिक्वायरमेंट होगी किस जनरेटर के लिए, जो हमें आउटपुट देगा 30 मीटर क्यूब की। इस बारे में पूछ लें कि जरा मुश्किल है थोड़ा सा, समझ लगी इस बात की कि नहीं लगी? सर ये पर्ज एयर का, पर्ज फ्लो का थोड़ा सा बता दें। ये वेस्टेड एयर होती है जो जी, ड्रायर ने वेस्टेड करनी एयर होती है। एग्जैक्टली, जो ड्रायर है वो एयर को वेस्ट करेगा। ये तकरीबन जितने भी आपके पर्ज एयर वाले ड्रायर्स होते हैं वो तकरीबन कोई 19 से लेके 21% तक एयर को पर्ज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका वो ड्रायर जो जैसे 105 मीटर क्यूब का है, ठीक, सॉरी ये 25 जो है, ये फॉर एग्जाम्पल जो इसकी जो आउटपुट बताई गई है वो मैं कहता हूँ कि 122 मीटर क्यूब है। तो अगर इसका आप वो निकालेंगे 21%, तो तकरीबन वो इसी तरह कोई 26.8 मैंने निकाला, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, वो पर एयर भी आप उस एयर जो आपकी एयर की रिक्वायरमेंट है 105 मीटर की एयर की रिक्वायरमेंट उसके अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। जब उसके अंदर मैंने 105 के अंदर 26 मीटर क्यूब एयर भी और जमा की जो पर एयर है, ये तकरीबन 131.8 मीटर क्यूब पर आवर बन गई, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका पीछे एयर कंप्रेसर, इतना बड़ा आपका एयर कंप्रेसर होना चाहिए जो इस नाइट्रोजन जनरेटर को फीड करेगा, ठीक है। 131, ठीक है। अगर मैं इसको पर मिनट बनाता हूँ तो तकरीबन ये 2 तकरीबन को 15 किलोवाट का कंप्रेसर जो है ना वो आपकी ये नीड जो है ये फुलफिल कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, इसका कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। ये आपके चार्ट के अंदर दिए होते हैं ये करेक्शन फैक्टर्स, और ये सारा सिंपल प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको कि किस तरह करते हैं। कि पहले आपने उसकी रेशियो ले लेनी है, रेशियो का करेक्शन फैक्टर लिया, उसको आपने जो जनरेटर की आउटपुट है जो आपकी 30 मीटर क्यूब उससे आपने ज़रब दे दिया, तो वो आपकी पर आवर एयर की रिक्वायरमेंट बन गई। आगे उसके अंदर जमा किया आपने जितना भी डेसिकेंट एयर की वेस्टेज एयर है, तो आपकी टोटल एयर बन जाएगी। तो टोटल एयर जो है वो इतनी इस जनरेटर के लिए जो आपकी 30 मीटर क्यूब की नाइट्रोजन जनरेट करेगा उसके लिए आपको तकरीबन कोई 131 मीटर क्यूब का एयर कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ आप ये कह लें कि वो तकरीबन कोई 2 मीटर क्यूब पर आवर सॉरी पर मिनट, ठीक है। तो वो तकरीबन कोई 15 किलोवाट का कंप्रेसर जो है वो आपकी ये नीड पूरी कर सकता है इस जनरेटर 55 के लिए। प्लीज अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है नाइट्रोजन के बारे में। जी किसी का क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए, सैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं।